हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को RDD 07 के चैप्टर 2 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं RDD 07 के चैप्टर 1 को बता चुका हूं। मैं चैप्टर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो है RDD 07 का चैप्टर 2 वीडियो का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, मतलब चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर आप चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर। अभी तक मैंने क्या क्या बताया है, चैप्टर 1 का टोटल वीडियो मैंने बता चुका है। ठीक है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 चैप्टर 1 का हो चुका है। चैप्टर 2 का सिर्फ पार्ट 1 हुआ है। याद जो मैं बताने जा रहा हूं वो चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए आज चलते हैं चैप्टर 2 के पार्ट 2 वीडियो में। चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है विस्तार, अवधारणा, दर्शन और दृष्टिकोण, एक्सटेंशन, एक्सेप्ट, फिलोसफी एंड द अप्रोचेज। इसके जितने भी क्वेश्चन है सभी को आज मैं एक एक करके डील करूंगा। तो आज का क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम क्या है, इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए, अथवा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम क्या है, इसे जानेंगे। ऑपरेशन फ्लड संरचना क्या है, ऑपरेशन फ्लड प्रणाली, ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्य, ऑपरेशन फ्लड के मुख्य कार्य क्या है और दुग्ध पालन योजना की उपलब्धि क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑपरेशन फ्लड है क्या, इसका क्या अर्थ है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो डेयरी उद्योग से है, दुग्ध पालन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? डेयरी उद्योग से है, दुग्ध पालन से है। ऑपरेशन फ्लड भारत में डेयरी उद्योग के इतिहास में एक अद्भुत मोड़ लाया है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? एक योजना है जिसका संबंध डेयरी उद्योग से है, दुग्ध पालन से है। और दुग्ध पालन में वृद्धि कैसे किया जाए, डेयरी उद्योग में वृद्धि कैसे किया जाए, उसके कार्य प्रणाली को कैसे प्रसारित किया जाए, इसको जो प्रसारित करने का जो कार्य किया गया है, इसके लिए जिस योजना को चलाया गया है उस योजना को क्या कहते हैं? उस योजना को कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। यह दूध उत्पादन की पारंपरिक प्रणालियों से दूध उत्पादन के विपणन कार्यों को संगठित करती है। हमारे देश में क्या है, पहले जो दुग्ध उत्पादन का जो कार्य किया जाता था वो परंपरागत किया जाता था, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करना, विटामिनों का यूज करना, नए घासों को गाय तक पहुंचाना और उसमें क्या है, उसके दूध में वृद्धि कैसे किया जाए, इन सभी तकनीकों को ऑपरेशन फ्लड के कार्यक्रम में ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत लाया गया। दूध की बिक्री के पारंपरिक तरीके को भी इससे शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, दुग्ध पालन तो क्या आता है, गायों को तो पाला जाता है, लेकिन उसको बाजार में बेचा कैसे जाए, बाजार तक उसको ले जाया कैसे जाए, उससे अच्छी दाम कैसे लिया जाए, उसकी आजीविका को कैसे संरक्षित किया जाए, इन सभी चीजों को पहले नहीं रखा जाता था। तो दुग्ध पालन के उपरांत दुग्ध का मार्केटिंग कैसे किया जाए, मिल्क प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका मार्केटिंग कैसे की जाए, उसे अच्छे दाम में कैसे बेचा जाए, इन सभी चीजों को ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके लिए डेयरी संयंत्र या दूसरे महंगे उपकरणों का प्रयोग किया गया। शीतलन स्टेशन, शीतल तथा विद्युत रोधी वाहन, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित उच्च वेतन वाले कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी। इसके अंतर्गत क्या, अब मान लीजिए पहले क्या होता था कि दूध दोहने का कार्य जो है वो लोग करते थे, लेकिन अब क्या मशीनों का प्रयोग किया था, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था। पहले एक लोग दूध दोहने में कितने समय लगाते थे, मान लीजिए 15 मिनट के लगाते तो वो 1 घंटा में कितना 4 गायों का ही दूध दो सकता है। लेकिन अगर उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया तो एक टाइम में कम समय में कम से कम 20-30 गायों का दूध दोया जा सकता है, जो कि हम मशीन से दो सकते हैं। तो इन सभी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया और ये सभी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने का जो कार्य किया गया वो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत ही किया गया। इसके लिए किसानों को जो डेयरी का कार्य करते हैं, डेयरी उद्योग का कार्य करते हैं, उन सभी किसानों को
प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया। प्रशिक्षण देने के बाद उसे यह बतलाया गया कि टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे क्या आपको लाभ मिलेगा, इन सभी चीजों को बतलाया गया। जिसके कारण क्या था, इसमें उत्पादकता और उपभोक्ता दोनों में एक कोऑर्डिनेशन बना। साथ ही साथ संगठित डेयरी में जो होता है वो उत्पादक और उत्पादकता के मध्य में जो है एक कोऑर्डिनेशन बनने के कारण हमारा जो एक कोऑर्डिनेशन है वो सुचारू रूप से चला। इसके अंतर्गत ग्राम स्तर की सहकारिताएं एवं जिले स्तर की सहकारिता के अंतर्गत दूध उत्पादकों के सहकारिता संघों द्वारा कुछ वित्त की सुविधा दी गई। जैसे ऐसे किसान जो गाय तो पाल रहे हैं लेकिन उसके पास क्या है, और गाय लेने के लिए पैसा नहीं है, या फिर गाय तो पाल रहे हैं, डेयरी उद्योग तो उनके पास है, 40-50 गायें तो हैं, लेकिन उनसे जो प्राप्त दूध होता है उनसे वो नए नए चीजों का प्रयोग नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए मक्खन बनाना, टोड मिल्क बनाना, घी बनाना, ठीक है, और जैसे चीज बनाना। तो इन सभी चीजों को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए वो उनके पास पर्याप्त नहीं है, इसके लिए उसके पास वित्त नहीं है। तो सरकार के द्वारा जो डेयरी फार्म का कार्य करता है, दूध उत्पादन का कार्य करता है, उसे लोन देने का भी प्रावधान किया गया, ताकि वो लोन के माध्यम से भी क्या हो सके, वो दूध पालन का कार्य कर सके, दूध उत्पादन का कार्य कर सके। इसके साथ ही साथ ऑपरेशन फ्लड की संरचना तैयार की गई कि इसके लिए कितने जमीन की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति 10 गायों को पाल रहा है तो उसमें कितने जमीन की आवश्यकता है, उसके लिए चारा का उपज करने के लिए, अगर वो चारा के लिए क्या करता है, घास को लगाता है खेतों में, तो उसके लिए कितनी जमीन की आवश्यकता है। इन सभी चीजों के लिए फ्लड संरचना की आवश्यकता थी, जिसके अंतर्गत फ्लड संरचना के अंतर्गत जो है इन सभी बिंदुओं को रखा गया। ऑपरेशन फ्लड प्रणाली, इस प्रणाली के अंतर्गत लोगों को इसके प्रति कैसे जागरूक किया जाए, ऑपरेशन फ्लड परियोजना की क्या विशेषता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस किस मौसम में इस चीज को करना चाहिए, मौसमी संतुलन कैसे बनाया जाए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया। ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य यह रहा कि दूध उत्पादन के बाद उसे उचित मूल्य में दूध कैसे बेचा जाए, शहरों में कैसे उसे सप्लाई किया जाए, कैसे कैरी किया जाए, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा गया। इसका अगर मुख्य कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य पहले क्या होता था, इस कार्यक्रम ने दूध उत्पादन पर बहुत ही इफेक्ट डाला है, जिसके कारण ग्रामीण व्यवस्था में परिवर्तन आया है। पहले दूध की बाजार आपूर्ति में भैंस के दूध का बड़ा ही डिमांड था और कभी कभी नहीं भी लेता था, लेकिन अब क्या है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर हम जो दूध यूज नहीं होता है या फिर जो मार्केट में नहीं बिकता है उससे हम क्या करते हैं, घी बनाने का कार्य करते हैं, उससे मक्खन बनाने का कार्य करते हैं, है ना, और अन्य सभी चीजों का कार्य करते हैं। अगर नहीं बिकता तो हम मिठाई दुकान में उसे सप्लाई कर देते हैं। तो इन सभी कार्यों को करने का कार्य जो है वो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया। दुग्ध पालन योजना की उपलब्धि की अगर बात करें, इससे क्या है, किसानों की जीवन शैली में परिवर्तन आया है। जो किसान पहले किलोमीटर चलकर बाजार जाते थे, अब वो क्या करते हैं, वो अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे केंद्र खुल गए हैं, बहुत सारे डेयरी केंद्र खुल गए हैं। अगर आपको बाजार नहीं जाना है तो उस डेयरी केंद्र में जाकर आप अपने दूध से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको आप दे सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए सप्लाई होने के बाद कुछ दूध बच गया तो आप उस केंद्र में जमा कर सकते हैं और आपको उचित मूल्य दिया जाएगा। तो इन सभी उपलब्धि को किसान को क्या हुआ, प्राप्त हुआ है और वो अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाया है। जो कि ये क्यों हो पाया, ये एक मात्र योजना से हो पाया, जो कि ऑपरेशन फ्लड योजना। मतलब ऑपरेशन फ्लड योजना का जो संबंध है वो डेयरी फार्म से है, दुग्ध पालन से है, और इसके अंतर्गत सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा गया कि कैसे इसको संचालित करना है, इसकी क्या प्रणाली होनी चाहिए, इसका क्या उद्देश्य है, इससे लोगों को क्या लाभ पहुंचेगा और इसमें किसानों के जीवन में कितना परिवर्तन होगा। तो इस योजना के तहत किसानों के जीवन में काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ है। उसे क्या हुआ है, इस योजना के अंतर्गत जोड़ने के बाद उसे वित्तीय सुविधा दी गई है, जिससे वो अपनी आजीविका को अच्छी तरह से वो चला पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसको हम MNP के नाम से जानते हैं, मिनिमम नेसेसिटी प्रोग्राम, के विभिन्न घटकों की प्रकृति पर
प्रकाश डालिए, अथवा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कीजिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, MNP क्या है उसे जानेंगे। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के प्रमुख क्षेत्र क्या है, जैसे प्रारंभिक शिक्षा, पौध शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, शहरी मलिन बस्तियों में सुधार, पोषण, खाना पकाने की ग्रामीण घरेलू ऊर्जा, ग्रामीण स्वच्छता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इन सभी को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्या है। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का संबंध जो है वो गरीबों से है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों से है। न्यूनतम आवश्यकता का जो संबंध है वो है हमें जीवन जीने के लिए जो सबसे कम चीज की आवश्यकता पड़ती है, जो न्यूनतम आवश्यक चीजों की पड़ती है, जैसे भोजन, आवास, शिक्षा। यह हमारा क्या है, मुख्य आवश्यकता है। इसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान हमें चाहिए, यह हमारा MNP के अंतर्गत आता है। कुछ मूलभूत सुविधाएं जिसकी आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए, जिसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। पहले रोटी, कपड़ा, मकान था, लेकिन अब सरकार के द्वारा इस योजना में बहुत सारे पॉइंट को जोड़ा गया है। इसमें शिक्षा को जोड़ा गया है, स्वास्थ्य को जोड़ा गया है, विद्युतीकरण को जोड़ा गया है, सड़क को जोड़ा गया है, स्वच्छता को जोड़ा गया है। तो हमें जीवन जीने के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब निर्धन लोगों को जीवन जीने के लिए जो आवश्यक आधारभूत सुविधाएं चाहिए, उसे ही हम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कहते हैं। उसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत उन सभी सुविधाओं को जोड़ा गया, ताकि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे वो अच्छी तरह से रह सके, वो अपने अधिकार के साथ रह सके। तो अलग अलग राज्यों के संसाधनों की कठिनाइयों के बावजूद न्यूनतम आवश्यकता संबंधी कार्यक्रम सामाजिक उपयोग के अपर्याप्त संसाधनों को पूरे देश में आवंटित करने का प्रयत्न करता है। इसके अंतर्गत सभी लक्ष्यों या सभी उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है जो विशेषकर गरीबों के लिए बनाया जाता है। इसके अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई है, जैसे प्रारंभिक शिक्षा। किसी देश के विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में उस देश में साक्षरता की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर किसी देश का विकास अच्छी तरह से हो तो इसके लिए वहां का शिक्षा अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। हमारे देश में शिक्षा में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा योजनाओं में काफी परिवर्तन लाया गया। इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं को भी लागू किया गया ताकि 6 से 12 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिल सके। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं को भी लागू किया गया ताकि जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो प्राइमरी के बच्चे हैं, उन्हें मुफ्त में किताब मिल सके। साथ ही साथ उसे भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसे हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं। पौध शिक्षा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी क्लास तक पढ़ने की बात छोड़ देते हैं या फिर पढ़ते ही नहीं है, तो उन सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसे पौध शिक्षा के नाम से जानते हैं। पौध शिक्षा के अंतर्गत साक्षरता, कार्यात्मक योग्यता और सामाजिक जागरूकता शामिल है। प्रारंभिक शिक्षा के अलावा बड़ी संख्या में पौरों को साक्षर बनाना भी जरूरी था, जो कि श्रम बाल मूलधार के अंतर्गत आता है। पौध शिक्षा कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय पौध शिक्षा कार्यक्रम के नाम से किया गया, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसे रखा गया। पौध शिक्षा का संबंध जो है वैसे लोगों से है जिसने पढ़ाई छोड़ दी है या फिर पढ़ाई की ही नहीं है। ग्रामीण स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का बुनियादी लक्ष्य सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा आसानी से प्राप्त हो, इसका उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य जैसी कार्यक्रम का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत ऐसा किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 5000 तक की आबादी है तो वहां पे एक स्वास्थ्य केंद्र या फिर उप केंद्र खोलने की प्रावधान की गई।
और 30,000 की आबादी में, ग्रामीण क्षेत्र में अगर 30,000 की आबादी है तो, और वो पहाड़ी क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 होने से भी चलेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर 30,000 की आबादी है तो वहां पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रावधान किया गया है। और अगर वहां की आबादी 1 लाख के आसपास है, किसी क्षेत्र की आबादी 1 लाख के आसपास है, तो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने का प्रावधान रखा गया है, जो कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आता है। ग्रामीण जल आपूर्ति की अगर बात करें तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय नीति के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति को जोड़ा गया, जिसके मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कराना। इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर पीने योग्य जल की आपूर्ति कराना। प्रति व्यक्ति को 40 लीटर तक पीने योग्य जल मिल सके, इस योजना को ग्रामीण जल आपूर्ति के अंतर्गत जोड़ा गया। जैसे, लेकिन कभी कभी कैसा होता है, जैसे राजस्थान या मरुस्थल क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 70 लीटर है, क्योंकि वहां पानी नहीं है। जैसे हमारे क्षेत्र में क्या है कि पानी की सुविधा है, हम लोग के यहाँ चापाकल है, कुआं है, पोखर है, तो हमारे यहाँ एक प्रति व्यक्ति कितना चाहिए अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए? 40 लीटर। उसमें पीना है, खाना बनाना है, रहना है, स्नान करना है, बहुत सारी चीजों को करना है। लेकिन जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जहां पानी की कमी है, वहां पे प्रति व्यक्ति 70 लीटर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसमें पशु भी संबंधित है, पशु भी शामिल है। एक व्यक्ति को हम दिए तो हो सके उसके साथ उसका 2 पशु भी वो पाल रहा है, मान लीजिए बकरी पाल रहा है, गाय पाल रहा है, तो उसका भी तो पानी जरूरी है, तो वो पानी इंक्लूडिंग रहता है। नेक्स्ट है ग्रामीण सड़कें। तो ग्रामीण सड़कों का जो संबंध है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सड़क की उपलब्धता कराना है। इसके अंतर्गत वैसे क्षेत्र जहां पे लोगों की अधिकता पाई जाती है या फिर वहां पे लोगों की आवास की अधिकता है, जहां अधिक लोग रह रहे हैं और वहां पे कच्चे सड़कें हैं, तो कच्चे सड़कों में क्या क्या है, वहां पे सड़क निर्माण करने का कार्य किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना में 1990 के अंत तक 10 वर्ष की अवधि में 1500 से ऊपर की आबादी वाले गांवों में 1000 से 1500 के बीच की आबादी वाले गांव में 50% सड़कों का निर्माण करने का प्रावधान रखा गया है। वैसे गांव जहां पे 1500 से अधिक आबादी रहते हैं, वैसे गांव जहां पे 1000 से 1500 की आबादी रहते हैं, कहीं मान लीजिए 1500 भी है, कहीं पे 1000 आबादी है, मान लीजिए 1000 आबादी मतलब 1000 लोग रह रहे हैं, या फिर वहां पे बहुत सारे घर हैं, तो उन सभी जगहों में सड़क निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण घरेलू, कृषि और वाणिज्य प्रयोगों के लिए गांवों को बिजली उपलब्ध कराने का एकमात्र साधन है। ग्रामीण विद्युतीकरण का संबंध जो है वो घरेलू ऊर्जा से है, कृषि से है, और क्या है, वाणिज्य प्रयोगों से। जैसे क्या है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता कराई जाती है तो वहां के किसान क्या करते हैं, बिजली का प्रयोग कर क्या करते हैं, पानी की उपलब्धता कराते हैं खेतों में। बोरिंग होता है खेतों में, सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मिलती रहती है। वो मोटर का प्रयोग पहले करते थे, जनरेटर का प्रयोग करते थे, लेकिन अब बिजली का प्रयोग करते हैं। घरों में हम लोग क्या करते हैं, पहले कोयला का इस्तेमाल करते थे खाना बनाने में, लेकिन अब बिजली का भी इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रिक गैस आ गया है ना। बहुत सारा उपकरण है जिसको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है, जिसे ऑन करने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। तो बिजली का प्रयोग हम छोटे मोटे कुटीर उद्योग को चलाने के लिए भी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का भी स्थापना किया गया है, जैसे अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, पत्तों का निर्माण, चाय के कपों का निर्माण। ऐसे छोटे मोटे जो उद्योग है जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है, इन सभी के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। तो ग्रामीण विद्युतीकरण की आवश्यकता बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है ग्रामीण विद्युतीकरण का। इससे क्या है, किसानों को भी सुविधा हुआ है, लोगों को भी सुविधा हुआ है जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। साथ ही साथ क्या हुआ है कि जो कुटीर उद्योग चला रहे हैं उनको भी सुविधा मिला है। ग्रामीण आवास,
तो ग्रामीण आवास का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग, आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत इंदिरा आवास योजना को जोड़ा गया। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लगभग 78 लाख घरों को आवास प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत आवासहीन लोगों को चिन्हित किया गया। आवासहीन लोगों विशेषकर या विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवास देने का प्रावधान किया गया है। सामाजिक समूह के बहुत निर्धन परिवारों को आवंटित किया गया है। आवास को देने का जो प्रावधान किया गया है, सबसे पहले समाज के वैसे लोग जो कि आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर हैं, जिसका आर्थिक स्थिति बहुत नीचा है, निम्न है, जो कि निर्धन परिवार से आते हैं, उन सभी को ग्रामीण आवास देने का प्रावधान किया गया है इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत। अनुसूचित जनजाति या जाति के लोगों को आवास देने का कार्य किया गया है। अभी क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना को भी देने का कार्य किया जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वैसे लोग जो कि आवासहीन हो, उन सभी के लिए इन ऐसे ग्रामीण आवास योजना को लागू किया गया है। शहरी मलिन बस्तियों में सुधार। शहरी मलिन बस्तियों के लिए पर्यावरण सुधार योजना के तहत बहुत सारे लोगों को वित्तीय सुविधा प्रदान की गई, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसे लाया गया है। इसमें वैसे लोगों को जोड़ा गया है जो कि शहरी क्षेत्र में बस्तियों में रहते हैं। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े टाउन में, बड़े बड़े शहरों में रेल के किनारे, रेल पटरी के किनारे रहते हैं, स्टेशन के किनारे रहते हैं, रोड के किनारे रहते हैं। वो तो शहर में रह रहे हैं, लेकिन मलिन बस्तियों में रह रहे हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। तो शहरी क्षेत्रों में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए ऐसी योजना को चालू किया गया। पोषण। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना चलाई जाती है जो कि पोषण संबंधित योजना है। जैसे कोई शिशु अगर जन्म से ही कम वजन का है तो उसे किस प्रकार का पोषण जरूरी है, किसी को अगर अधिक पोषण की आवश्यकता हो गई है तो उसे न्यूनतम कैसे किया जाए, मतलब अति पोषण, कुपोषण जैसी संबंधित बिंदुओं का निराकरण करने के लिए पोषण संबंधी योजनाओं को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत बहुत सारे योजना को इंप्लीमेंट किया गया है जो कि आंगनबाड़ी के माध्यम से होता है। हम अपने आसपास में देखते होंगे कि आंगनबाड़ी, और आंगनबाड़ी में क्या होता है कि छोटे बच्चे, कुपोषित बच्चे, धात्री महिला, गर्भवती महिला आदि सभी के लिए पोषण संबंधित योजनाओं को लागू किया गया है, जिसमें आवश्यक चिकित्सीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। आहार का बंदोबस्त कराया जाता है, वहां पे छोटे बच्चों को खाना भी दिया जाता है जो कि पौष्टिक खाना होता है। आंगनबाड़ी में भोजन में विविधता लाने का कार्य किया जाता है। बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण संबंधित विकारों को दूर करने का भी कार्य पोषण योजना के तहत किया जाता है। इसके अंतर्गत पोषाहार कार्यक्रम जैसी योजनाओं को चलाया गया है। जैसे स्कूलों में क्या किया गया है, मिड डे मील को चलाया गया है। आंगनबाड़ी में तो ये चलाया जा रहा है पोषाहार कार्यक्रम, जिसमें छोटे बच्चों को, कुपोषित बच्चे को, स्तनधारी महिलाओं को जो कि स्तनपान कराती है, गर्भवती महिलाओं को पोषण देने का, पोषण संबंधित अनाज देने का कार्य किया जाता है, भोजन देने का कार्य किया जाता है, आहार देने का कार्य किया जाता है। और जो स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उसको पोषण देने का कार्य जो है वो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं। खाना पकाने की ग्रामीण घरेलू ऊर्जा। ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए ईंधन के प्रमुख स्रोत लकड़ी, फसल का बेकार अंश, गोबर आदि है। लेकिन सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, महिलाओं को जोड़कर उसे गैस देने का कार्य किया गया है। जैसे उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस देने का प्रावधान है, जिसमें एक सिलेंडर और एक चूल्हा दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को, ताकि वह अपना क्या खाना सही तरीके से बना सके, वो धुआं रहित खाना बना सके। धुआं में क्या होता है कि आंख में जलन होती है, बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सरकार के द्वारा योजना चलाया जाता है। खाना बनाने की जो ग्रामीण घरेलू ऊर्जा है उसके तहत उसे गैस देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक सिलेंडर और एक गैस चूल्हा दिया जाता है ताकि वो अपना खाना आसानी से बना सके। ग्रामीण स्वच्छता। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को 1987 से 88 से
ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को 1987-88 से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के घटकों में शामिल किया गया है, ग्रामीण स्वच्छता को, कि नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम पीडीएस के नाम से जानते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएफ, कोटा बोलते हैं बहुत जगह, राशन, जो सरकार के द्वारा फ्री में राशन दिया जाता है, कम दाम में राशन दिया जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, वहां से लाते हैं और वो महीना भर का राशन दिया जाता है। उसमें घर में कितने सदस्य है, उस सदस्य के अनुसार उसको राशन दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम दाम में दिया जाता है। तो पीडीएस जो होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जो है वो खाद्य सुरक्षा से है। इसके अंतर्गत जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें दैनिक उपयोग में आने वाली आवश्यक सुविधाओं को के अंतर्गत जो अनाज दिया जाता है वो उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाता है, बहुत ही कम मूल्यों पर किया जाता है, सरकारी रेट पे उसे अनाज दिया जाता है ताकि वो भूखा ना रहे, और वो लगभग महीना भर का दिया जाता है, और फिर 1 महीना के बाद फिर से दिया जाता है, और बहुत ही कम इसमें दिया जाता है, मूल्य में दिया जाता है। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की सहायता के लिए खाद्यान्नों की बिक्री कम दामों पर की जाती है, उसे दी जाती है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है, इसके लिए बहुत सारी योजनाओं को चलाया गया है, जैसे अन्नपूर्णा कार्यक्रम। एक तो दिया जा रहा है उसे सरकार के द्वारा भोजन के लिए जो अनाज दिया जाता है पीडीएस से बहुत कम मूल्य में। दूसरी बात है, अन्नपूर्णा कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्ध या फिर अति गरीब लोगों को 10 किलोग्राम चावल या गेहूं अथवा निःशुल्क देने का प्रावधान किया गया। वैसे गरीब जिसके पास कुछ तो पैसा है उसको तो कुछ रुपीस में दिया जाता है, कुछ पैसा लेकर उसे दिया जाता है, लेकिन ऐसे गरीब जो कि गरीबी रेखा से भी नीचे है, जो खाने के लिए उसके पास भोजन नहीं है, या ऐसे वृद्ध लोग जो है, बूढ़ा बूढ़ी जो है, वो तो काम नहीं कर सकता है, तो उसके लिए पैसा, उसके पास पैसा कहाँ आएगा, तो उसे फ्री में अनाज देने का प्रावधान किया गया है। पीडीएस के माध्यम से बूढ़ा बूढ़ी को फ्री में अनाज दिया जाएगा, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। या फिर वैसे अत्यंत गरीब लोग जिसके पास, जो कि बहुत ही गरीब है, उसे भी फ्री में निःशुल्क दिया जाने का प्रावधान किया गया, जो कि 10 किलोग्राम चावल या गेहूं देने का प्रावधान किया गया। मतलब या तो 10 किलोग्राम चावल या गेहूं दिया जाएगा तो पैसा लिया जाएगा, या फिर हो सके अगर वो अत्यंत गरीबी रेखा में आ रहा है, या फिर वो बहुत ज्यादा एजेड हो गया, सीनियर सिटीजन में आ रहा है, 60 साल से ऊपर का है अगर वो व्यक्ति या फिर वो औरत, तो उससे पैसा भी नहीं लेने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर वो इस मापदंड को पार नहीं करता है, इस मापदंड के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसे बहुत ही कम रुपया लेकर सरकारी रेट में अनाज दिया जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, जिसको IRDP के नाम से जानते हैं, क्या है, इसकी विभिन्न विशेषताओं की चर्चा कीजिए, अथवा समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के प्रशासनिक और संगठनात्मक पहलुओं पर विशेष बल देते हुए इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला जानेंगे समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम है क्या, IRDP की संचालन नीति क्या, IRDP के प्रशासनिक और संगठनात्मक पहलू क्या है, प्रशासनिक ढांचा, कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया, लाभार्थियों की पहचान करना, गरीबी रेखा संबंधी आय और निधि वन एवं वित्त पोषण की सहायता। सबसे पहले जानेंगे समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम है क्या। तो समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका जो उद्देश्य है वो गरीबी को कम करना है, गरीबी का उन्मूलन करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और इसका लक्ष्य लाभार्थियों के एक विशेष लक्षित समूह को लाभान्वित करना है। इसके अंतर्गत वैसे लोग जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ पहुंचाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना भी है। अगर कोई लोग बेरोजगार हैं, रोजगार की कमी है, तो उसे पहले क्या करना है, ट्रेनिंग दिलाना है, प्रशिक्षित करना है, और इसके बाद फिर उसे प्रशिक्षित करने के बाद आजीविका से जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत उन सभी लोगों को जोड़ा गया है जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, सामाजिक और आर्थिक स्थिति
उसका निम्न हो। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में वृद्ध, गरीब, बेरोजगार सभी लोगों को जोड़ा गया है और साथ ही साथ उसे छोटे मोटे कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आईआरडीपी की संचालन नीति की अगर बात करें, इसे संचालित करने के लिए सरकार के द्वारा जिला स्तर पर कार्यक्रम किए जाते हैं, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम किए जाते हैं और इसके बाद फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम किए जाते हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वारा एक आम सभा की जाती है और उसे आम सभा के उपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि इस योजना के अंतर्गत जिसको लाभ मिलना चाहिए उस लोगों को चिन्हित कैसे किया जाए और उसे कैसे उस लाभ को पहुंचाया जाए। आईआरडीपी के प्रशासनिक और संगठनात्मक पहलू के अंतर्गत प्रशासनिक ढांचा है। प्रशासनिक ढांचा के अंतर्गत स्वरोजगार परियोजना से जोड़ने का कार्य किया जाता है। प्रौद्योगिकी की सहायता, वित्त की सहायता दी जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में ताकि उसके पैसा की कमी अगर हो तो उसे ऋण दिया जाता है बहुत ही कम ब्याज में। प्रशासनिक ढांचा के अंतर्गत जिला ग्राम विकास एजेंसी की स्थापना की गई है, डीआरडीए की स्थापना की गई है ताकि इसमें जो सदस्य होते हैं वो जिला स्तर से ग्रामीण स्तर तक किसी भी योजना को इंप्लीमेंट कर सके और उसका लाभ लोगों तक पहुंचा सके, इसका कार्य करें। राज्य स्तर पर कार्य को किया जाता है, जिला स्तर पर किया जाता है, ब्लॉक स्तर पर किया जाता है और फिर ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है और इसका जो हेड होता है वो प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ होता है। किसी भी योजना का इंप्लीमेंट करता है उसका जो संचालक करता है वो कौन होता है, वो प्रखंड स्तर पर वो खंड विकास पदाधिकारी जिसको हम बीडीओ के नाम से जानते हैं, बीडीओ होता है। कार्यान्वयन की प्रक्रिया, शुरू में बीडीओ क्या करता है, अनुमोदित और प्राथमिक सूची और डीआरडीए के अनुमोदन के बाद लाभार्थियों का चयन करता है और इसका प्रयोग लाभार्थियों की सहायता के लिए किया जाता है। बाद में लाभार्थियों के चयन के लिए एक आदर्श विधि विकसित की जाती है। कार्यान्वयन इस किसी भी कार्य को, जैसे मान लीजिए इस कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है जो समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम को हमको लागू करना है, तो लागू तो अगर हम प्रखंड स्तर पे करते हैं, अगर किया जाता है तो उसका हेड कौन होता है, बीडीओ होता है। बीडीओ के आदेश अनुसार होता है प्रखंड स्तर पे, लेकिन बीडीओ क्या करता है, किसका परमिशन लेता है, जिला स्तर से परमिशन लेता है। और इसमें सबसे पहले उनको कार्यान्वयन के प्रक्रिया में क्या करना पड़ता है, उसको लाभार्थियों की सूची बनाना पड़ता है कि किन किन व्यक्तियों को, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किन किन व्यक्तियों को लाभ पहुंचना चाहिए और क्यों लाभ पहुंचना चाहिए। इसलिए लाभ पहुंचाना चाहिए क्योंकि वो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे आ रहा है, वो निर्धन गरीब है। लाभार्थियों की पहचान करना पड़ता है और फिर गरीबी रेखा से संबंधित आय को देखना पड़ता है कि उसकी आय क्या है, वार्षिक आय क्या है। निधिवन एवं वित्त पोषण की अगर बात करें तो उसे वित्त की सुविधा दी जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजना और कार्यकलाप का वित्त पोषण, आर्थिक सहायता तथा संस्थागत ऋण पैकेज के माध्यम से किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ऋण की आवश्यकता होती है तो उसे ऋण देने का भी प्रावधान किया गया है और उस ऋण को किस्त में बांट दिया जाता है कि आप अगर 10,000 रुपया अगर आपको आवश्यकता है, 50,000 की आवश्यकता है, 1 लाख की आवश्यकता है किसी कार्य को करने के लिए, तो आपको बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन उस 1 लाख का रिपेमेंट भी आपको करना है, वो भी किस्त में करना है, छोटा छोटा टुकड़ों में करना है, मतलब कम कम उसको पैसा जमा करना है। उसको किस्त बांट दिया जाता है कि आपको 3,000 रुपया पर महीना आपको रिटर्न आपको देना है हर महीने में। 3 साल के लिए दिया गया, 36 मंथ के लिए दिया गया, 24 मंथ के लिए आपको ऋण दिया गया जो कि कम ब्याज में दिया जाता है। तो वित्त की सुविधा भी दी जाती है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY क्या है, इसके लक्षित लाभार्थियों पर टिप्पणी लिखिए, अथवा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला जानेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है क्या। SGSY जिसका फुल फॉर्म होता है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का कार्य क्षेत्र क्या है, व्यक्तिगत स्वरोजगारियों का चयन कैसे किया जाता है, आत्म सहायता समूह की क्या भूमिका है जिसे हम SHG के नाम से जानते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सभी को एक एक करके जानेंगे। भारत सरकार द्वारा
1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की स्थापना की गई है, जिसे हम SGSY के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना से जोड़ने का कार्य किया जाता है। ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत और औजार किट आपूर्ति कराना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उसे जोड़ने का कार्य किया जाता है। मतलब SGSY के अंतर्गत एक कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले स्वरोजगार को रोजगार कैसे दिया जाए, ग्रामीण युवाओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, अगर किसी को हस्तकला आ रहा है, किसी को हाथ का कार्य आ रहा है, दस्तकार है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसे औजार और किट आपूर्ति कैसे की जाए, इन सभी चीजों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। ऐसे लोगों को भी जोड़ा गया है जो कि कुछ कार्य को करना चाहता है, जिसे वित्त की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो उसे वित्त की सुविधा देने का भी कार्य किया गया है। इसके अंतर्गत इसके अलावा और भी बहुत सारी योजना को जोड़ा गया, जैसे 10 लाख कुओं की योजना। आप लोग पहले देखे होंगे कि ब्लॉक के तरफ से कुआं खुदवाने का कार्य किया जाता था। पहले तो चापाकल था ही, उसके साथ साथ कुआं भी खुदवाया जाता था। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए किया जाता था कि एक काफी संख्या के लोगों को पानी की सुविधा हो सके। तो 10 लाख कुओं का योजना, महिला वो बाल विकास कार्यक्रम जिसमें डवाकरा के नाम से हम जानते हैं, गंगा कल्याण योजना, इन सभी योजनाओं को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण विकास करना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक सर्वांगीण कार्यक्रम के रूप में स्वरोजगार के सभी पहलुओं को सम्मिलित करती है और इसके अंतर्गत चयनित लोगों को जीवन यापन करने के लिए प्रशिक्षण देना, वित्त की सुविधा देना, उसे नए नए उद्योगों से जोड़ने का कार्य किया गया है। SGSY के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वरोजगारी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत जोड़ता है, अपने आप को जोड़ता है, वो जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वरोजगारी कहते हैं। इसका कार्य क्षेत्र जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र होता है। व्यक्तिगत स्वरोजगारियों का चयन कैसे होता है? तो प्रखंड SGSY समिति प्रति वर्ष गांव में जाकर सर्वे करता है, सूची बनाता है। अब हम इस योजना से जो लोगों को जोड़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब निर्धन लोगों को जोड़ेंगे, तो उसका तो कोई मापदंड होगा ना। तो उस मापदंड में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले प्रखंड स्तर से समिति के लोग जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वो निरीक्षण करते हैं, इसके बाद सूची तैयार करते हैं कि इसमें कौन कौन लाभार्थी हैं, किस किस को लाभ मिलना चाहिए, और उसी समय से व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बाद में क्या होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी जो BDO होते हैं, उसके प्रतिनिधि में अगर किसी व्यक्ति को या किसी स्वरोजगारी को वित्त की आवश्यकता होती है, तो उसकी अनुशंसा पर, BDO के अनुशंसा पर बैंक से उसे लोन दिया जाता है। आत्म सहायता समूह की अगर रोल की बात करें तो लाभार्थियों की आत्म सहायता समूह का मतलब ही होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब आपस में एक ग्रुप बनाना और आपस में क्या करना है? एक दूसरे की सहायता करना। SSG जो होता है, SSG में लगभग 12 से 20 मेंबर होते हैं और यह लगभग महिलाओं का समूह होता है। महिलाएं क्या करती है? अपने बचत से कुछ पैसे को रखती है, अपनी जो अर्निंग है, अपनी जो आय है, महिलाएं किसी भी कार्य को कर जो रोजगार करती है, जो अर्निंग करती है, उसमें से कुछ बचत को SSG के माध्यम से रखती है। और अगर और उस SSG में लगभग 12 से लेकर 20 मेंबर होती है, 12 से 20 महिलाएं जुड़ी होती है। अगर किसी महिला को किसी कारणवश पैसे की आवश्यकता होती है, तो उस बचत से वो जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, जमा पूंजी की जाती है, उससे उसकी सहायता की जाती है और उसे फिर रिटर्न में कुछ ब्याज के साथ लिया जाता है, जो कि SSG के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत सदस्यों को जोड़ा जाता है
और उन गरीब निर्धनों का समूह होता है। ये क्या होता है, लाभार्थी की दूसरी श्रेणी है आत्म सहायता समूह। आत्म सहायता समूह उन ग्रामीण निर्धनों का समूह होता है जिन्होंने अपने सदस्यों की गरीबी दूर करने के उद्देश्य से अपने से एक संगठन का निर्माण करता है। मतलब इसमें सरकार से सहायता तो बाद में मिलती है, लेकिन स्वयं से एक संगठन का निर्माण करना, एक समूह का निर्माण करना, एक मंडली का निर्माण करना और उसमें अपने बचत को रखना, अपना जो इनकम है उसको रखना, उसका जो बचत है जैसे 10 रुपया हुआ 20 रुपया उसको रखना, उसमें महिलाओं के समूह को जोड़ना, जैसे 12 से 20 महिलाओं को जोड़ना। अगर किसी महिलाओं को वित्त की आवश्यकता है तो उस पैसे को इस्तेमाल करना, फिर उससे रिपेमेंट के रूप में कुछ ब्याज के साथ पैसे को वापस लेना, उसका हिसाब किताब करना। इन सभी चीजों को एसएचजी के अंतर्गत जोड़ा गया है, आत्म सहायता समूह के अंतर्गत जोड़ा गया है, जिसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण निर्धन गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण और निरीक्षण प्रणाली क्या है, इसकी विभिन्न विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अथवा प्रशिक्षण और निरीक्षण प्रणाली टीएनवी प्रणाली और टीएनवी प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब टीएनवी मतलब होता है ट्रेनिंग एंड विजिट, अथवा प्रशिक्षण और दौरा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहले जानेंगे प्रशिक्षण और निरीक्षण प्रणाली क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली के नाम से जानते हैं। ट्रेनिंग एंड विजिट, जिसे हम शॉर्ट में टीएनवी प्रणाली के नाम से जानते हैं। प्रशिक्षण और निरीक्षण प्रणाली के उद्देश्य क्या है। टीएनवी प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं सभी को हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रशिक्षण और निरीक्षण प्रणाली है क्या। प्रशिक्षण और निरीक्षण प्रणाली का जो संबंध है वो है तैयारी और शिक्षण से। मतलब विस्तार की विभिन्न तथ्यों को अगर सही तरीके से संचालित करने का कार्य करती है, वो प्रशिक्षण और निरीक्षण के माध्यम से ही हो सकता है। किसी भी योजना का सही तरीके से इंप्लीमेंट, किसी भी योजना का सही तरीके से संचालन उसका तभी हो पाता है जब उसमें लोग प्रशिक्षित होते हैं एवं उसका समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी योजना को लागू किया जाता है, सरकार के द्वारा किसी योजना को लागू किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां के लोगों का उस योजना के प्रति जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग देने के उपरांत अगर उस योजना से जोड़ दिया जाता है, किसी योजना से जोड़ दिया गया, तो उसे बीच बीच में जाके उसको देखना पड़ता है। उस कार्यकर्ता को, उस एजेंट को, उस एजेंसी से संबंधित लोगों को जाके निरीक्षण करना पड़ता है कि सही में उस योजना का लाभ वहां के लोग ले रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्यों जुड़ना नहीं चाहते हैं, अगर जुड़े हुए थे तो फिर क्यों नहीं, वो छोड़ क्यों दिए। बहुत व्यक्ति ऐसा होता है कि किसी योजना से जुड़ा हुआ रहता है और फिर कुछ दिन बाद वो छोड़ देता है, तो क्यों छोड़ देता है। इन सभी चीजों का निरीक्षण क्या आता है। इन सभी चीजों का निरीक्षण करने के लिए उसे विजिट करना पड़ता है, बीच बीच में जाकर देखना पड़ता है, जाकर उसे एनालाइज करना पड़ता है, डाटा लेना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है कि योजना का इंपैक्ट क्या है, इसमें लोग क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं, और जो लोग जुड़े हुए हैं वो क्यों छोड़ रहे हैं। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग एंड विजिट। ट्रेनिंग तो करवा रहे हैं और फिर विजिट भी कर रहे हैं। इसका संबंध होता है तैयारी और शिक्षण देना, तैयारी कराना लोगों को। इसके अंतर्गत लोगों को किसी भी योजना से जोड़ने के लिए अगर वित्त की सहायता प्राप्त होती है तो उसके लिए विश्व बैंक सहायता से ली जाती है। विश्व बैंक की सहायता ली जाती है, जिसमें जो फंड आता है उसे लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए किया जाता है, उस फंड का इस्तेमाल। इसका उद्देश्य अगर बात करें प्रशिक्षण और निरीक्षण प्रणाली के उद्देश्य, तो इसके अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया गया है। किसानों को कैसे कृषि किया जाए, उसमें कैसे कौन कौन सी सुविधा लाया जाए, उसमें कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, सिंचाई की क्या प्रणाली होनी चाहिए, इन सभी चीजों को जोड़ा गया है, जिससे किसान क्या हुए हैं, प्रोत्साहित हुए हैं। साथ ही साथ
विस्तार के कार्य को जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता और किसानों के बीच संपर्क स्थापित किया गया। जैसे होता है ना कि मान लीजिए किसान है, अब ब्लॉक में बीज मिल रहा है, तो ब्लॉक से बीज को किसान कैसे लेके जाएंगे, किस कीटनाशक का प्रयोग करेंगे अपने खेत में, वो कीटनाशक उसे सही दाम पे कैसे मिलेगा या फिर मुफ्त में कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या क्या कागजात हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इन सभी चीजों का पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे जागरूक किया जाता है। साथ ही तकनीकी और प्रशासनिक उद्देश्यों के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है। किसानों और खेती के अनुरूप उन सभी विषय वस्तुओं को ध्यान में दिया जाता है उन लोगों को, ताकि किसान अपने उपज में वृद्धि ला सके। किसानों को ट्रैक्टर दिया जाता है ब्लॉक के माध्यम से, कम दाम में सब्सिडी दिया जाता है, सब्सिडी लोन की व्यवस्था की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान लोन दिया जाता है। तो इन सभी चीजों को पहले बतलाया जाता है कि आपको लोन कैसे मिलेगा, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके लिए आपको कहां जाना है, किससे सिग्नेचर करवाना है, उसके लिए आपके पास कितना जमीन होना चाहिए, ठीक है, उसका जमीन का रसीद कटना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, खजना होना चाहिए। तो इन सभी चीजों का पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद उसका निरीक्षण किया जाता है कि हाँ सही तरीके से इसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार है कि नहीं, कागज तैयार है कि नहीं। इसका यही उद्देश्य है कि वो सही तरीके से अगर उनका रहता है तो उसे वित्त की सुविधा दी जाती है, उसे मुफ्त में बीज दी जाती है। टीवी प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है, जो कि किसानों के बीच वो संपर्क होता है, जिसके अंतर्गत किसानों को बहुत सारे कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है और कार्यक्रमों से जोड़े जाने के बाद उसे उस कार्यक्रम का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया जाता है। उसे उस कार्यक्रम का लाभ कैसे पहुंचे, क्योंकि वो लाभुक होता है, उसे सब्सिडी रेट में बीज कैसे मिले और वो अपने अनुसार किसी भी कार्य को करके सरकारी लाभ लेकर अपने आर्थिक स्थिति में परिवर्तन कैसे लाएं, इस चीज को ध्यान रखा जाता है, जो कि ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली के अंतर्गत इसे आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है गहन कृषि जिला कार्यक्रम, जिसे हम IADP के नाम से जानते हैं, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP के नाम से जानते हैं, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अधिक पैदावार वाले बीजों का कार्यक्रम, किसानों का प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार के विरुद्ध योजना, दुरुस्त योजना, लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमांत कृषक, खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी, ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, कृषि विकास केंद्र। सभी को हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं गहन कृषि जिला कार्यक्रम। इन सभी पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। चलिए सबसे पहला जानते हैं गहन कृषि जिला कार्यक्रम। गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 में गहन कृषि में प्रथम प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम पैकेज कार्यक्रम के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। मतलब गहन कृषि कार्यक्रम को हम पैकेज कार्यक्रम के रूप नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम का जो संबंध है वो कृषि में वृद्धि लाने से है। मतलब अपर्याप्त कृषि वृद्धि दर और खाद्यान्न उत्पादन में कमी को दूर करने का जो कार्य किया गया है वह गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। इसके अंतर्गत कृषि में कैसे वृद्धि लाई जाए, कृषि को सिंचाई हेतु सुविधा एवं जल उपलब्ध कैसे कराया जाए, इन सभी तत्वों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में अधिकतम सिंचाई सुविधाओं और न्यूनतम प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्रों और साथ ही साथ उत्पादन के लिए अनिवार्य घटकों को जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रयास किए गए हैं जिसमें किसानों को लाभ पहुंच सके। इसमें कृषि विकास में नए नए आविष्कारों, नई सोच और व्यापक तकनीकों
को जोड़ा गया है ताकि किसान कम समय में अधिक उपज का लाभ ले सके, अधिक जो बीज है बीज में वृद्धि कर सके, वो अपने उपज में उत्पादन में अधिकता ला सके। गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम की अगर बात करें तो कृषि उत्पादन बोर्ड ने जनवरी 1964 में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम का शुरुआत किया, जिसके अंतर्गत इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे सभी सुविधाओं को रखा गया जिसमें किसान अपने विचारों को भी व्यक्त कर सके, किसान खेती से संबंधित पहलुओं को इस कार्यक्रम के अंतर्गत रख सके, उसे क्या क्या दिक्कतें हो रही है, किन किन चीजों में उसे प्रॉब्लम हो रही है और उसका क्या सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को करने के लिए किन गतिविधियों को अपनाया जाना चाहिए, इन सभी चीजों को गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाया गया है। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम देश के कुल क्षेत्र का लगभग 31% पहाड़ी क्षेत्र है और उसमें 9% जनसंख्या रहती है। इसके विकास के लिए 1974-75 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम का विशेष अंग माना जाता है। इसके अंतर्गत विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को जोड़ा गया है। देश के पहाड़ी क्षेत्र में किसानों के लिए सुविधा संरक्षित करना और उनका विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष समस्याओं को हल करना, ये समस्याएं भूभाग और इन क्षेत्रों की कृषि जलवायु संबंधी परिस्थितियों के परिवर्तन के रूप में संबंधित है। पहाड़ी क्षेत्र में किसानों को क्या क्या समस्या आती है, उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है और इसका निपटान किया जाता है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत लगभग पहाड़ी क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि ऐसे जगहों में इन योजना को कार्यान्वित किया गया है। अधिक पैदावार वाले बीजों का कार्यक्रम, अधिक पैदावार वाले बीजों का कार्यक्रम के अंतर्गत फसलों की किस्मों में परिवर्तन लाने का कार्य किया गया है। मतलब कृषि में अधिक पैदावार वाले बीजों का प्रयोग किया गया है ताकि किसानों को अधिक उपज प्राप्ति हो, उसके उपज में वृद्धि हो। इसके लिए पारंपरिक फसलों की किस्मों की कम उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए हम जो कृषि करते हैं, किसान जो पहले से कृषि करते आ रहा है, उसमें जो बीज लगाता है उसमें जो उत्पादकता होता है वो बहुत कम होता है। तो पारंपरिक फसलों की किस्मों की कम उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए 1963-64 में कुछ मैक्सिकन गेहूं की किस्में विशेष रूप से उर्वरक अनुक्रिया के लिए जांची गई। विदेशों के किसानों द्वारा जो उपज कराया जाता है, जो बीज प्रयोग किया जाता है कृषि करने के लिए, उन सभी बीजों को भारतीय किसानों को अधिक पैदावार वाले बीजों के कार्यक्रम के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट किया गया, आवंटन किया गया, उसे दिया गया। और इससे क्या हुआ, किसानों में जब वो खेती किए, किसानों के द्वारा जो खेती किया गया उसमें उसको अधिक पैदावार प्राप्त हुआ। मतलब हमारा खेत तो ही है, हमारे पास 3 बीघा खेत है तो 3 बीघा ही है, लेकिन पहले क्या होता था, कम उत्पादन होता था। जो फसल होती थी, फसल की कम उत्पादकता होती थी। अब वही खेत है, 3 बीघा ही खेत है, लेकिन अब क्या है, फसल की जो उत्पादकता है वो ज्यादा हो रही है। वो किस लिए हो रही है, क्योंकि वो क्या है, अधिक पैदावार वाले बीज है, उसका जो किस्म है वो अलग है, उससे अधिक पैदावार होता है। इन सभी चीजों से किसानों को लाभ पहुंचा है।
इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले क्षेत्रों का भी चयन किया जाता है कि हाँ, इस क्षेत्र में किस तरह उर्वरक है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है या नहीं, यहाँ पे उस तरह का बीज प्रयोग अगर करेंगे तो वो हो पाएगा या नहीं। तो उर्वरकों, बीजों, कीटनाशकों, पौधों की सुरक्षा के उपकरण आदि सभी का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही साथ अगर उस बीज का इंप्लीमेंट किया जाता है, उस बीज को उगाया जाता है, अगर मान लीजिए उस उपज को लगाया जाता है जो नए किस्म के बीज है, अगर वो किसी प्रकार से वो हानि हो जाता है या फिर नहीं हो पाता है तो किसान को तो लॉस हो जाएगा। उसके लिए क्रेडिट लीन की भी सुविधा की गई है। क्रेडिट ऋण दिया जाता है उसे, और ये क्रेडिट ऋण जो दिया जाता है वो किसान क्रेडिट कार्ड को बनाने के बाद ही आता है। किसानों को अपने खेतों को दिखाकर बैंक के माध्यम से केसीसी लोन पाने के लिए सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड बनाना पड़ता है, इसके बाद उसे केसीसी लोन दिया जाता है, और उस केसीसी लोन के माध्यम से वो अपने बीजों को लगाते हैं, बीजों को खरीदते हैं। अगर किसी प्रकार से अकाल हो जाता है या फिर बाढ़ आ जाती है, बारिश आ जाती है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाती है और उसका बीज प्रभावित होता है, फसल खराब हो जाता है, तो उसे मुआवजा के तौर पे फिर पैसा दिया जाता है, राशि दे दी जाती है, उसे हानि ज्यादा नहीं होता है। तो इन सभी लाभों को अधिक पैदावार वाले बीजों के कार्यक्रम में जोड़ा गया है। किसानों का प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम की अगर बात करें, वर्ष 1967 लगभग वर्ष 1966-67 में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किसान के लिए एक प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम की योजना प्रारंभ की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा अधिक पैदावार करने वाले बीजों के कार्यक्रम में सहायता कराना था, जिसे हम किसानों का प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। ग्रामीण रोजगार के लिए योजना द्रुत योजना। तो ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत योजना है क्या? ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत योजना अप्रैल 1971 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य था वो था योजना में शामिल किए गए जिलों में गहन श्रम प्रधान तकनीकों के अनुप्रयोग द्वारा रोजगार का प्रत्यक्ष रूप का सृजन करना। मतलब वैसे लोगों को तो रोजगार दिया जाना चाहिए और उस रोजगार में वृद्धि करने के लिए तकनीकों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। स्थानीय विकास योजना के माध्यम से अस्थायी रूप से परिसंपत्तियों का उत्पादन करना, इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं को जोड़ा गया है। ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं को जोड़ा गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अंतर्गत सड़क निर्माण, भूमि का विकास, नालियां, बाढ़ से सुरक्षा, पानी के ठहराव पर रोक, सिंचाई संबंधित योजनाएं, मृदा संरक्षण, वनीकरण आदि सभी चीजों को जोड़ा गया ताकि ग्रामीण रोजगार से संबंधित जो समस्या है उसका निराकरण किया जा सके। इसके अंतर्गत रोजगार से जोड़ने के बाद मजदूरी के लिए लोगों को कार्य से जोड़ा गया, जैसे क्या है मनरेगा में क्या होता है, कार्य को दिया जाता है। किसानों को क्या किया जाता है, 100 दिन की गारंटी दी जाती है कि आपको 100 दिन का कार्य दिया जाएगा। अगर आपको कार्य नहीं मिलता, आपको काम नहीं दिया जाता सरकार के द्वारा, तो आपको बेकार भत्ता दिया जाएगा। तो इन सभी पहलुओं को ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत जोड़ा गया है। लघु कृषक विकास एजेंसी या सीमांत कृषक क्या है, तो इसके अंतर्गत अखिल भारतीय ग्रामीण क्रेडिट समीक्षा समिति ने छोटे किसानों के लिए हरित क्रांति से संबंधित लाभों को जोड़ने का कार्य किया है। हरित क्रांति का जो संबंध था वो बड़े किसानों के लिए था, लेकिन लघु कृषक विकास एजेंसी ने कहा कि हरित क्रांति का लाभ तो बड़े किसानों को मिल ही रहा है, लेकिन छोटे किसानों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए ताकि वो अपने फसल में अधिक उपज कर सके, अपने खेतों में अधिक से अधिक उपज कर सके। इस परियोजना में भूमि और पशुपालन पर आधारित कार्यक्रम शामिल किए गए।
जिसमें छोटे किसानों को पूंजी निवेश करने के लिए अवसर प्रदान किया गया। पूंजी उसे वित्त की सहायता प्रदान की गई। नेक्स्ट है खेतीहर मजदूर विकास एजेंसी। इसके अंतर्गत वैसे किसानों को चिन्हित किया गया जो कि निर्धन गरीब है और अपने कृषि में वो वृद्धि लाना चाहते हैं। उसके अंतर्गत उन लोगों को चिन्हित कर, उन किसानों को चिन्हित कर खेतीहर मजदूर विकास एजेंसी के अंतर्गत उसे लाया गया और उसे नए उपज के लिए नए नए तकनीकों के प्रयोग के हेतु प्रशिक्षण प्रदान किए गए। ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम। ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल सके। इसके लिए भारत सरकार ने 1970-71 में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम योजना की शुरुआत की। मतलब भारत सरकार ने 1970-71 में आरंभ किए गए ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अधीन कई योजना को रखा, उसके अंतर्गत शामिल किया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य सूखा पीड़ित क्षेत्रों में सूखे की गंभीरता को कम करने वाली और रोजगार प्रदान करने वाली परिसंपत्ति का निर्माण करना था। मतलब वैसे जगह जहां पे सूखा पड़ जाता है, जहां पे पानी नहीं होती है, पानी की कमी है, तो उसके निदान के लिए ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत इस पहलुओं को रखा गया ताकि किसानों को इससे निदान प्राप्त हो सके। सूखा पीड़ित क्षेत्रों में जो किसान अनाज नहीं उपजा सकते उसके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए? तो उसके लिए जल की सुविधा होनी चाहिए। सिंचाई हेतु अगर जल प्राप्त हो जाए तो वहां पे फिर सिंचाई क्या हो सकता है, खेती हो सकता है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP। तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम जैसे विकास कार्यक्रमों का आधार कृषि से संबंध है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1974 में वनीकरण और पशुधन के लिए विकास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिससे हम मरुस्थल विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत वैसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां पे मरुस्थलीय क्षेत्र हो, वहां पे वन लगाने का कार्य किया गया। आप देखते होंगे कि रोड के किनारे किनारे वन लगाया जाता है, उसी तरह बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अगर वो क्षेत्र खाली है तो वहां पे वन लगाने का कार्य किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है? वो पशुधन के विकास के लिए किया जाता है। वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो पशुपालन करते हैं तो वो क्या करते हैं, जंगलों में अपने पशु को छोड़ देते हैं और वो पशु चरते चरते क्या करता है, वो चरने के लिए जंगलों का रुख करते हैं और वहां पे क्या करते हैं, वो घास फूस पत्तियां खाते हैं। तो ये क्या होता है, वनीकरण से अगर हम वन लगाते हैं तो एक लाभ क्या होता है, पशुधन की प्राप्ति होती है। जो पशु मान लीजिए छोटा था वो बड़ा हो जाता है। जो अगर छोटा में अगर जैसे पशुधन क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में वो धन है, पशु क्या लोगों के लिए धन है। अगर पैसे की कमी होती है तो वो पशु को बिक्री करते हैं और उससे वो पैसा कमाते हैं, तो वो पशुधन है। अगर वो पशु क्या करता है, जंगलों में चरने जाता है तो वो क्या होता है, अपने आजीविका को लेता है, वो पोषक तत्वों को लेता है, वहां पे जो पत्तियों को खाता है, घासों को खाता है, वो बड़ा होता है। तो उससे क्या होता है, पशुधन की वृद्धि होती है। जो उसको मान लीजिए छोटे में वो बेचता है, 4 साल के पशु को अगर बेचता है तो वो 4000 कमाता है। अगर वो कुछ दिन बाद बेचता है, उसका पशु अगर बड़ा हो जाता है 10,000 कमाता है। तो इससे क्या होता है, उसकी आजीविका में भी वृद्धि होती है, उसकी आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होती है। इन सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए गर्म क्षेत्रों को चुना जाता है। मरुस्थल जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे प्रदेश में क्या ठंडे प्रदेश है, इनमें इसका इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। इस कार्यक्रम को गर्मी क्षेत्रों में किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र, अगर लास्ट टॉपिक बात करें, कृषि विज्ञान केंद्र KVK, जिसको हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में KVK। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशिष्ट संस्थान है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के विशिष्ट संस्थान है जो कार्य अनुभव के माध्यम से सीखने के विचार पर आधारित है। जो क्या करता है, कार्य अनुभव के माध्यम से सीखने के विचार पर आधारित होता है। KVK की उत्पत्ति शिक्षा आयोग के द्वारा की गई है। इसके अंतर्गत कृषि में टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाए, इसके लिए KVK ने पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करने का प्रावधान नहीं किया है। इसमें टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग किया जाए और किसानों को नए नए
बीजों के किस्मों से कैसे जोड़ा जाए, उसे शिक्षित कैसे किया जाए, उसे प्रशिक्षण देकर उसे जागरूक कैसे किया जाए, इन सभी चीजों का प्रावधान कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र में किसान अगर अपने फसल से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो उसे आसान भाषा में अच्छी तरह से जानकारी दी जाती है, ताकि वो उस जानकारी को प्राप्त कर वो अपने कृषि में उस कार्य बिंदु को इंप्लीमेंट कर सके, उन सभी तथ्यों को इंप्लीमेंट कर सके और अपने उपज में वृद्धि कर सके। कभी कभी क्या होता है, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, कृषि में अल्पकालीन दीर्घकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना किसानों के लिए संबंधित रोजगार तथा विभिन्न फसलों पर उनके सामने प्रदर्शन की व्यवस्था की जाती है। कभी कभी किसानों को अच्छी तरह से समझाने के लिए प्रदर्शन कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है, ताकि किसान किसी भी किस्म को अच्छी तरह से समझ सके। यदि केवीके के उद्देश्य की बात करें तो संसाधन तालिका के सर्वेक्षण के अनुसार प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है किसानों को। उत्पादन से संबंधित बिंदुओं को समझाया जाता है किसानों को। इसमें लघु और दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जाती है। ग्रामीण स्कूलों और गांवों में फार्म विज्ञान से संबंधित योजनाओं से जागरूक किया जाता है। व्यावसायिक कृषि और उच्चतर कृषि से संबंधित टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे किया जाए, तकनीकों का प्रयोग कैसे किया जाए, इन सभी बिंदुओं को बतलाया जाता है किसानों को, ताकि किसान प्रशिक्षण के उपरांत कृषि में वृद्धि ला सके, अपने फसलों के उपज में जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि ला सके और अपनी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन कर सके। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी पेपर के चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप किसी भी पेपर के चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक में वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।